टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 186। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली कॉम्पोजिट सप्लाई इन्वॉल्व होती है, यानी कि सर्विसेज की सप्लाई भी इन्वॉल्व होती है और गुड्स की सप्लाई भी इन्वॉल्व होती है। जो मेजर पोर्शन है वो सर्विसेज एलिमेंट का होता है। नॉर्मल सेंस में यदि हम बात करें तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर सकता है। जैसे कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करता है बिल्डिंग वर्क का, तो उसे हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं। इसी प्रकार ही यदि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपोजिट सप्लाई का काम किया जाता है, जैसे कि फैब्रिकेशन, पेंटिंग, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। जैसे कि कार की पेंटिंग की जाती है तो उसमें दो काम इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पेंटिंग से रिलेटेड सर्विस दी जाती है, दूसरा जो पेंट की वैल्यू है वह भी उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो इसे भी हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी आने से पहले वैट और सर्विस टैक्स में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की क्या पोजीशन थी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि दोनों ही एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है और सेल ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए जीएसटी आने से पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों पे ही ये टैक्सेबल इवेंट था। वैट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी गैन एंड डर्कली, जिसमें कि ये कहा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन इंटेंशन होती है वो वर्क्स को एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें कोई सेल ऑफ गुड्स का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेल ऑफ गुड्स के ऊपर वैट नहीं लगाया जा सकता। इस जजमेंट के आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर दिया था। आर्टिकल 366(29)A क्लॉज बी यह कहता था कि अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है कि यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगा सकती है। यदि हम सर्विस टैक्स को देखते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 65B क्लोज 54 दिया गया था, जो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताता था, जो कि यह कहता था कि यदि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पे कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स के अंदर टैक्स लगता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इस प्रकार सरकार ने सेक्शन 66E भी सर्विस टैक्स के अंदर डाला था, जो कि यह कहता था कि यदि किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस पोर्शन इन्वॉल्व होता है तो उसे डिक्लेयर्ड सर्विस माना जाएगा। इस प्रकार सरकार ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी सर्विस टैक्स लगा दिया था। सर्विस एलिमेंट्स के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू को किस प्रकार से एग्रीगेट किया जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स में और वैल्यू ऑफ सर्विस में, इसके लिए सरकार ने रूल बना दिए थे। रूल 2A सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल 2006। इस प्रकार जीएसटी आने से पहले दोनों ही गवर्नमेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सर्विस कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है उस पर टैक्स लगाती थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स का पोर्शन होता था उस पर टैक्स लगाती थी। इस प्रकार एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर टैक्सेशन दो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी एक्ट के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। जीएसटी एक्ट के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब क्लोज 119 ऑफ CGST एक्ट 2017 में डिफाइन किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्ट्रेशन या फिर कमीशनिंग की जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व होता है तो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं डाला गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
यदि किसी ऑटोमेटिव बॉडी शॉप में कोई पेंट जो वर्क किया जाता है तो वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। वह कॉम्पोजिट सप्लाई जरूर है लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जीएसटी एक्ट के अंदर। क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है? यदि हम जीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 119 देखते हैं तो यह कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जीएसटी एक्ट 2017 में शेड्यूल 2 दिया गया है जहाँ पे कि पैरा 6A दिया गया है जो कि यह कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2 क्लोज 119 में डिफाइन किया गया है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इस प्रकार जीएसटी एक्ट आने के बाद यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ पे आर्टिकल 366 क्लोज 29A दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व होती है तो उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीएसटी एक्ट आने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल ऑफ गुड्स मानता है लेकिन जीएसटी एक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस मानता है। क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया जा सकता है? इसके लिए हमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और जीएसटी एक्ट 2017 को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं फॉर यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन से लेटर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई की जाती है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन यदि आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की फर्दर सप्लाई करते हैं तो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की इनपुट सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है और मेन कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को यह काम असाइन कर देता है तो सब कॉन्ट्रैक्टर अपने बिल पर जीएसटी चार्ज करेगा अपनी टैक्स इनवॉइस में। उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेन कॉन्ट्रैक्टर उस टैक्स का जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर ने चार्ज किया है अपनी टैक्स इनवॉइस में मेन कॉन्ट्रैक्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्योंकि वह आउटपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा है। लेकिन मान लीजिए वही मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किसी कंपनी को दे रहा है यानी कि किसी कंपनी के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है और मान लीजिए वह कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के बिजनेस में है तो इस प्रकार वह कंपनी इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि उस कंपनी का जो काम है वो आईटी रिलेटेड है ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट एंड मशीनरी को अर्थ से अटैच कर दिया जाता है तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। यदि उस केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जाती है तो आपने जो जीएसटी पे किया है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं क्योंकि यह जो क्लोज है वह अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाता है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लोज डी भी दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई टैक्सेबल पर्सन गुड्स या सर्विस रिसीव करता है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो कि यह कहती है कि क्लोज सी और क्लोज डी दोनों में ही जो वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है उसका मतलब होगा और इंक्लूड होगा रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि यदि आप इस अमाउंट को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज कर लेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्डिंग की रिपेयर का एक्सपेंस जो है बुक किया है तो आपने वो कैपिटलाइज नहीं किया है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी बैलेंस शीट में उस अमाउंट को अपने बिल्डिंग के हेड के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है उस एक्सपेंसेस को, उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का जो खर्चा हुआ है उसे,
तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में मुझे कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, इसके लिए आपको रूल 56 सब क्लॉज 14 को रेफ़र करना होगा CGST रूल 2017 के, जो कि यह कहता है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो कि GST के अंदर रजिस्टर्ड है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे सेपरेट अकाउंट्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रखने होंगे। यानी कि जिस व्यक्ति के बिहार पे वह वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस का रिकॉर्ड उस व्यक्ति को रखना होगा। इसके अलावा जो गुड्स और सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिसीव की गई हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा जो गुड्स और सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट में यूटिलाइज की गई हैं उनका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा हर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेमेंट रिसीव की गई हैं उनका रिकॉर्ड रखना होगा और उस सप्लायर का नेम और एड्रेस का रिकॉर्ड भी रखना होगा जिससे कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव की गई हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, इसलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 को रेफर करना होगा IGST एक्ट 2017 के। सेक्शन 12 इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का डील करता है कि यदि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किस प्रकार निकालना है। यहाँ पे क्लॉज 3 दिया गया है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई होता है, जो कि यह कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वह लोकेशन होगी जहाँ पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होगी। यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्ट होती है, यानी कि अलग से आप कलेक्ट करते हैं, उस पोर्शन में जो वैल्यू है वो लेनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में ही लोकेटेड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंडिया में ही लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में ही लोकेटेड है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होगी एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 12(3) ऑफ IGST एक्ट। लेकिन यदि सप्लायर या फिर रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वह जगह होगी जहाँ पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 4 ऑफ द IGST एक्ट। यह सेक्शन 13 इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 जो कि डील करता है कि यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का प्लेस किस प्रकार निकालना है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज किस प्रकार निकालना है। यहाँ पे क्लॉज 4 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि सर्विसेज डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ लोकेटेड होती है वह या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होती है वह माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में GST के रेट क्या होंगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में GST के रेट सीरियल नंबर 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड किया गया है। नोटिफिकेशन 120, 24, 31, 46/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 सेंट्रल टैक्स रेट। यह है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 दिया गया है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए और यहाँ पे रेट्स दिए गए हैं और एंट्रीज दी गई हैं। यहाँ पे जो रेट है वो 9% है। स्टेट एक्ट्स के अंदर भी सिमिलर नोटिफिकेशन इशू किया गया है, यानी कि जो रेट होगा वो 9% CGST अंडर सेंट्रल एक्ट एंड 9% SGST
अंडर स्टेट एक्ट या फिर 18% अंडर IGST एक्ट। यहाँ पे एंट्री नंबर 2, 3, 4 दी गई हैं जिन पे के रेट अलग अलग है। जैसे कि रोड, ब्रिज, टनल, टर्मिनल के केस में 6% CGST रेट है एंड 6% SGST रेट होगा। आप इन रेट्स को इस वीडियो को पॉज कर रेफर कर सकते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में वैल्यूएशन किस प्रकार की जाएगी? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में वैल्यूएशन इस बात पे डिपेंड करेगी क्या वैल्यू ऑफ लैंड भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। यदि वैल्यू ऑफ लैंड या अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सर्विस और गुड्स पोर्शन है वो इस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल अमाउंट चार्ज में से जो लैंड की वैल्यू है या अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है उसे लेस कर दिया जाएगा और जो वैल्यू ऑफ लैंड या अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है उसे 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट चार्ज माना जाएगा। टोटल अमाउंट का मतलब होगा कि जो कंसीडरेशन सर्विस के लिए लिया जा रहा है और जो अमाउंट लैंड या अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए आप पैरा नंबर 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को भी रेफर कर सकते हैं। यह है पैरा नंबर 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में GST के अंदर कोई एग्जम्पशन भी दी गई है? जी हाँ, यदि कॉम्पोजिट सप्लाई होती है सर्विसेज की और जो गुड्स हैं वो 25% तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो 25 जनवरी 2018 के बाद एग्जम्पशन दी गई है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टोटल वैल्यू है गुड्स की वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी के साथ होना चाहिए और ये उन कामों को करने के लिए होना चाहिए जो कि पंचायत को दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर म्यूनसिपैलिटी को दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि इस केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी जाएगी तो एग्जम्प्ट होगी GST से एज पर सीरियल नंबर 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। यह है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट और यहाँ पे एंट्री नंबर 3A दी गई है कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट को दी जाती हैं। उस केस में नील रेट होगा और कंडीशन भी कोई यहाँ पे नहीं दी गई है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्स हील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी GST और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। GST पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। GST रेडी रेकनर, GST मैनुअल विद GST लॉ गाइड, GST टैरिफ विद GST रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।